Welcome to the Sanjay Pandey classes. Myself CP Singh and today's topic is RBC, erythrocytes भी कहते हैं इसको। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके थे और हम ब्लड और उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब जितने भी उसके कंटेंट हैं उसको इंडिविजुअली करके हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो है नॉर्मल वैल्यू। पहले तो आरबीसी का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, उसका शेप और साइज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, इरिथ्रोपोइसिस मतलब कहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है, फेट ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी कि आरबीसी का वेरिएशंस कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल, ये प्लाज्मा में डिस्पर्स्ड होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो मैट्रिक्स फॉर्म करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा। ये आपका एक नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मींस इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मैच्योर्ड आरबीसी में। हम फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आरबीसी जो प्री मैच्योर्ड होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो न्यूक्लियस खत्म होने लगता है और जब वो मैच्योर्ड आरबीसी में आता है तो न्यूक्लियस पूरी तरह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसका जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है एक्सेप्ट, एक चीज ध्यान रखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कैमल आरबीसी होता है वो आपका न्यूक्लिएटेड होता है। कैमल का जो आरबीसी है वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी की आवश्यकता आरबीसी को नहीं है, मतलब आरबीसी को एनर्जी नहीं चाहिए, आरबीसी को एनर्जी चाहिए। तो उसे कहां से मिलेगी, वो एनर्जी लेता है फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। मतलब कि जो ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया भी है, आपको मालूम भी है कि रेस्पिरेशन में इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज अ कॉमन प्रोसेस। क्या वो प्रोसेस होता है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड बनाता है, उस वक्त भी एटीपी गेन होता है, पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन में। लेकिन याद रखिएगा कि आरबीसी के पास ना तो आप एक न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए ना भाई, एनर्जी नहीं है तो कैसे मूवमेंट होगी इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कहां से लेगा, वो एनर्जी लेता है फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है और ये मैकेनिज्म जो है प्रोड्यूस करता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ एनर्जी। तो इस बात को याद रखिए। अच्छा ये क्यों ये सब एब्सेंट है, क्या आवश्यकता है कि ये सब गायब है। गायब होने का आवश्यकता टू प्रोवाइड अबंडेंट स्पेस टू द हेमोग्लोबिन। किसके लिए, कि भैया Hb को स्पेस मिल जाए, क्योंकि काम तो Hb का ज्यादा है, क्योंकि Hb तो ऑक्सीजन कैरी करेगा और फिर उसको ट्रांसफर करेगा। समझ में आया। इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का, अच्छे समझ में आया। तो ये आपकी थी किसकी बात, इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एनर्जी बनाता है फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। क्यों, टू प्रोवाइड अबंडेंट स्पेस टू द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है डिटेल में पढ़ना भी है, लेकिन छोटा सा बता दें तो ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। मेन फंक्शन क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ट्रांसफर कराता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, ब्लड में आपका एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो किसकी मदद, किसकी ट्रांसफर मदद करता है, CO2 के। ऑक्सीजन किससे हो रहा है, हेमोग्लोबिन से। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल वैल्यू। जो आरबीसी है इसको नोट डाउन करिए। जो नॉर्मल वैल्यू क्या है आरबीसी की? आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू, अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम एडल्ट मेल की बात करते हैं, देखिए अब हम किसकी बात करें? हमने जो पिछली क्लास में बात करा था वो था ब्लड की। ब्लड की बात करी थी 5 लीटर, 4.5 लीटर, 450 ml की ब्लड कितना होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि नंबर ऑफ आरबीसीज कितने हैं। तो एडल्ट मेल में ये 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है यहां तक? वहीं पे अगर हम एडल्ट फीमेल की बात करते हैं तो ये 4.5 होता है। देखिए जो फीमेल है प्यूबर्टी एज से पहले वो लगभग मेल फीमेल दोनों में बराबर होता है, लेकिन ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस इनमें कम होता है। याद रहेगा इतना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शेप और साइज। अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप में ये हमारा बाइकनकेव डिस्क लाइक होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये है तो इसी तरीके से, लेकिन इसमें जो इसका, इसे थोड़ा इमेजिन करिए, 3D इमेजिन करिए, इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो थिन होता है और साइड वाला थोड़ा थिक होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा इसका सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरी पार्ट का साइज डिफरेंट है। अगर हम इसके डायामीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर है 7.2 माइक्रोन, डायमीटर ऑफ आरबीसी। थिकनेस की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए थिकनेस पेरिफेरी मतलब जो बाहर की तरफ है उसकी थिकनेस और जो सेंट्रल की तरफ है, समझ रहे हो बात होगी नहीं? डिस्क लाइक जैसे वो डिस्क होती है सीडी प्लेयर, समझ रहे हो ना, उसी शेप का है बाइकनकेव डिस्क शेप। जो पेरिफेरी पार्ट है वो आपका ऑलमोस्ट 2.2 माइक्रोन के आसपास होता है और जो इसका सेंट्रल पार्ट है वो 1 माइक्रोन के आसपास होता है। याद रखिएगा इसका साइज का मेजरमेंट। क्लियर है? यहां तो समझ में आ गया शेप साइज। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल शेप एंड साइज। इसके बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर में वही सब याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अलावा इसमें 2 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है स्पेक्ट्रीन। ये 2 प्रोटीन साइटोस्केलेटन बॉडी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन बॉडी। साइटोस्केलेटन बॉडी माइक्रोफिलामेंट्स कुछ फॉर्म्स पढ़े थे, तो इसमें आपको बता रखा है शेप पढ़ा था हमने कि बाइकनकेव शेप होता है। इसके अलावा इसमें साइटोस्केलेटन बॉडी होता है एक्टिन एंड स्पेक्ट्रीन। एक्टिन एंड स्पेक्ट्रीन अगर ये ना हुए तो क्या होगा? ना हो तो आरबीसी स्फेयर शेप का हो जाएगा। स्फेयर, समझ रहे? स्फेयर शेप का हो जाएगा। अच्छा, अगर आरबीसी स्फेयर हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम आरबीसी को साइड से देखें ना, देखिए अगर आरबीसी को हम साइड से देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा? इमेजिन करिएगा, साइड से देखें, साइड में उसका कुछ ऐसा दिखाई देगा। सोचो क्यों? मैंने कहा कि इसका बीच वाला पार्ट पतला होता है, पेरिफेरी कैसा होता है? थोड़ा मोटा होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। पेरिफेरी पार्ट 2.2 माइक्रोन, सेंट्रल पार्ट 1 माइक्रोन। कौन से प्रोटीन इसके अंदर पाए जा रहे हैं? एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। ये क्या करते हैं? ये इसके शेप को मेंटेन करते हैं। अगर एक्टिन और स्पेक्ट्रिन ना हो तो एक लाइन लिखिएगा, ये पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद एक्टिन और स्पेक्ट्रिन जो है ये असेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग दी शेप। अच्छा, इसका जो ये शेप है ना, इसका बहुत रोल है। क्या रोल है? ताकि पहली बात तो इनका मूवमेंट इजी हो, इनमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजी हो, ये सरफेस ज्यादा प्रोवाइड कर सके फॉर दी एक्सचेंज। ये यूज है किस चीज का? इसके नॉर्मल शेप का। क्या क्या हो गया? इजी मूव कर सके, गैस डिफ्यूज कर सके, और क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन को स्पेस दे सके, सरफेस एरिया देख सके। ये सब नहीं हुआ तो स्फेयर शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फेयर शेप। इस बीमारी का एक नाम होता है, जो कहते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस।
हेरिडिटरी, HEREDITARY, हेरिडिटरी लिख लिया, नहीं, HEREDITARY, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, SPHEROCYTOSIS, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ लिया, नॉर्मल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। नाउ व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, जरा इसे देख लेते हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। एक वर्ड और यूज करा जाता है, हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस वर्ड जो है वो यूज करा जा रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हेमोपोइसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज नोन एज, यानी आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। अगर हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं तो ये अलग अलग फेज में अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंट्रायूटेराइन फेज में, इंट्रायूटेराइन फेज का मतलब है जब बच्चा जो है वो यूट्रस में है, तो इसमें मेनली लीवर, स्प्लीन ये सब काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक सेल्स होते हैं, आप लोग इसे अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मेसेनकाइमल सेल्स।